ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कंपैरेटिव वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी पैकेजेस। दुनिया में मुख्तलिफ जो दुनिया में मुख्तलिफ जो डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए जा चुके हैं, उनको किस तरीके से आप सिलेक्ट करें, उनके बारे में आज का ये लेक्चर है। तो इवैल्यूएटिंग डिजिटल लाइब्रेरी इज अ बिट लाइक जजिंग हाउ सक्सेसफुल इज अ मैरिज। तो शादी को जज करना कि कितनी सक्सेसफुल शादी रहेगी शादी करने से पहले, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने डिजिटल लाइब्रेरी बनाने से पहले डिजिटल लाइब्रेरी के पैकेजेस को आपने सिलेक्ट करना, जज करना होता है। दोनों में एम्बिग्यूटी होती है, पता नहीं होता कि सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा, तो ये दोनों चीजों के बारे में सिलेक्शन जी हाँ करना, बाजी। चॉइस करना थोड़ा होता है, डिफिकल्ट होता है। क्या रीजन है कि ये डिजिटल लाइब्रेरी के पैकेजेस को सिलेक्ट करने में हमें डिफिकल्टीज पेश होती हैं, या हमें ज़्यादातर पर एम्बिग्यूटीज होती है। पहला रीजन, देयर इज अ परफेक्ट स्टॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पब्लिकेशंस। ठीक है, आजकल दुनिया के अंदर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज का तूफान आया हुआ है। इतनी ज्यादा तादाद में इंफॉर्मेशन डिजिटल रिसोर्सेज की फॉर्मेट में परफेक्ट प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है। तो उसको हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना काफी डिफिकल्ट टास्क लगता है। कि देयर आर सम क्राइसिस इन स्कॉलरी पब्लिकेशंस। ठीक है, स्कॉलरी पब्लिकेशंस के अंदर डिफरेंट क्राइसिस आ चुकी है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया था कि जो लीडिंग पब्लिशर्स हैं उन्होंने पब्लिशिंग इंडस्ट्रीज को हाईजैक किया हुआ है। इनकी प्राइसेस, इनकी का प्रोसेस इतना तो डिफिकल्ट हो चुका है आजकल के दौर के अंदर कि एक लाइब्रेरियन या एक स्कॉलर अपनी रिसर्च को इन इस पब्लिकेशंस के अंदर पब्लिश कराने के लिए काफ़ी जो है एफर्ट्स लेता है। ठीक है, हाँ सही है। ठीक है, तो ये एक रीज़न है डिजिटल लाइब्रेरी के पैकेज को इवैल्यूएशन करने की हमें नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि देयर आर क्राइसिस इन द स्कॉलरी पब्लिकेशंस। के स्कॉलरी पब्लिकेशंस के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज, डिफिकल्टीज जो है आ चुकी हैं, और इतने ज़्यादा जर्नल्स आ चुके हैं कि उनको जज करना, उनको इवैल्यूएट करना, उनको अपनी लाइब्रेरी के लिए सिलेक्ट करना, उनकी प्रिजर्वेशन करना, ये काफ़ी डिफिकल्ट टास्क आ चुका है। क्योंकि इनकी लाइफ स्पेन का कुछ पता नहीं होता कि कितने सालों तक ये जर्नल चलेगा, उसकी क्या होगी, इम्पैक्ट फैक्टर्स का क्या होगा। तो ये उसका पब्लिकेशंस के अंदर क्राइसिस आ चुके हैं। लाइब्रेरी के बजट्स आजकल की नीड के हिसाब से श्रिंक हो चुके हैं। इतने ज़्यादा किसी लाइब्रेरी के पास उतना बजट नहीं होता कि वो मुख्तलिफ रिसोर्सेज, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो है अपने इनिशिएटिव्स ले सके, चला सकें, डिजिटल लाइब्रेरीज को जो है वो के लिए अपने बजट्स वगैरह सस्टेन करा सकें। देन चैलेंजेस इन ऑफ डिजिटल प्रिजर्वेशन। डिजिटल प्रिजर्वेशन के अंदर जो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस आते हैं डिजिटल लाइब्रेरी के अंदर, कि जो हैकिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं, हैकर्स के, वायरसेस के प्रॉब्लम्स वगैरह, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स, कॉपीराइट के प्रॉब्लम्स, प्लेजरिज्म के प्रॉब्लम्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के प्रॉब्लम्स। तो ये डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस जो है लाइब्रेरियन के लिए आना शुरू हो जाते हैं जब डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में इंसान प्लान करता है, सोचता है। तो इन सब डिफिकल्टीज को, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो इन सब क्राइसिस को देखते हुए एक आप अपने लिए डिजिटल लाइब्रेरी बनाने के सिलसिले में अपना डिजिटल लाइब्रेरी का पैकेज जो है वो करते सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, द कास्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसर्च, कि रिसर्च को फैलाने में, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने में जितनी कास्ट इन्वॉल्व होती है, तो ये डिफरेंट किस्म के फैक्टर्स हैं जिनको दिमाग में रखते हुए हम अपने डिजिटल रिपोजिटरीज की करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। क्लियर बेटा, सुन रहे हो ना बेटा?
हेलो, बन चुकी है, कौन बन चुकी है? क्योंकि आजकल का दौर बगैर डिजिटलाइज करने के अलावा कोई चारा नहीं होता लाइब्रेरी के पास। ठीक है, इसके बारे में ये वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया गया है कि कंसोलिडेट ऑफ स्कॉलरी पब्लिकेशंस, कि स्कॉलरी जो पब्लिशर्स हैं वो लिमिटेड हो चुके हैं। आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं है अपनी स्कॉलरी रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए, इसको डिसमिनेट करने के लिए। बड़े बड़े पब्लिशर्स ने छोटे छोटे पब्लिशर्स को हाईजेक कर लिया है और अपनी मनमानी के हिसाब से, अपनी डिमांड के हिसाब से वो अपनी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कराते हैं और उसको अपने नीड के हिसाब से उसको डिसमिनेट भी कराते हैं। देन डिक्लाइन ऑफ द लाइब्रेरी मार्केट फॉर मोनोग्राफ्स, ये ई पब्लिकेशंस के दौर के आने के बाद जो है किताबों की पब्लिकेशंस जो है कम होती जा रही है और नॉन बुक मटेरियल की पब्लिकेशंस बढ़ती जा रही है। क्योंकि आजकल का दौर जो है वो दौर है रैपिड इंफॉर्मेशन की, कम्युनिकेशंस का। रिसर्च जर्नल्स को पब्लिश करने में जितना कम टाइम लगता है उतना ज़्यादा टाइम लगता है एक किताब को पब्लिश होने में। किताब साल में एक मरतबा पब्लिश होती है, लेकिन आपके रिसर्च जर्नल्स जो ई आर्टिकल्स हैं, पब्लिकेशंस हैं, वो आपकी फ्रीक्वेंटली हफ्तेवार महीनेवार जो है वो पब्लिश होती रहती है। तो इसलिए ज़्यादा तौर पर रिसर्चर्स का जो रुझान है अपनी रिसर्च को पब्लिश कराने के लिए, वो ई जर्नल्स का या ई पब्लिकेशंस का, ई आर्टिकल्स का ही सहारा लेते हैं, ताकि वो तेज़ी से अपनी रिसर्च के बारे में लोगों तक पहुंचा सके। तो टाइम के साथ साथ जो है मिस फिदा लगा रही चाहिए वो तो सर नेट स्लो आए आवाज जब न भी होचे। बेटा मेरी आवाज समझ में कल भी थी सभी के? बेटा मेरी आवाज सबको सर अच्छी समझ में अच्छे पे अच्छी भाई ना बेटा? तो सर मतलब समझ में हाँ तो मेरा वॉइस तो मतलब मेरा नेटवर्क क्लियर सही है, मेरा नेटवर्क जी सही है, जी आप लोगों सर। के नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। तो रिकॉर्डिंग आप देख लेना बेटा, रिकॉर्डिंग में शेयर कर लूंगा, फिर आप रिकॉर्डिंग को जो है पढ़ लेना, देख देख लेना। ठीक है, स्कॉलरी पब्लिशर्स इश्यू लेस बुक्स, नो मार्केट फॉर न्यू जर्नल्स। यह दुनिया के अंदर आजकल ट्रेंड रहा है कि किताबें जो है वो बहुत देर से पब्लिश होती हैं और बहुत निकासी पब्लिश होती हैं। इसलिए ज़्यादातर पर लोगों का फोकस जो है वो आपके रिसर्च जर्नल्स पर या न्यू जर्नल्स पर होता है। और नए नए जर्नल्स को छपवाना आजकल जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो चुका है प्रोसेस। कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने अपना जर्नल पब्लिश कराना है तो उसके लिए काफ़ी किस्म के प्रोसीजर्स, स्टेप्स जो है आ चुके हैं। पहले जर्नल्स की अप्रूवल लेनी पड़ती है, उसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है, उसके अंदर एडिटर बोर्ड्स बनाना पड़ता है, प्री रिव्यूअर्स डेवलप करने पड़ते हैं। उसके बाद ही वो आप उस काबिल हो सकते हैं कि अपना रिसर्च जर्नल पब्लिश करा सकें। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के क्राइसिस के डेवलप होने की वजह से हमें डिजिटल लाइब्रेरीज के लिए जब भी कोई पैकेज सिलेक्ट करते हैं तो फिर इन सब चीज़ों को दिमाग में रखने के बाद ही उसकी सिलेक्शन की जाती है। ठीक है, लाइब्रेरी एक्विजिशन के अंदर, मतलब बजटिंग के अंदर क्राइसिस आ चुकी है। द एक्विजिशन बजट्स आर फ्लैट एट बेस्ट, prices for subscription and other drivers are approaching the limit of what the market will bear, and the subscription of many journals in science and medicine in the 5 figures. ये आप कहते हो? ठीक है, ठीक है। तो आजकल लाइब्रेरी के बजट के हिसाब से पब्लिकेशंस की प्राइसेस काफ़ी हाई के काफ़ी ज़्यादा हैं। रिसर्च जर्नल्स को सब्सक्राइब करना, किताबों को ज़्यादा परचेज करना लाइब्रेरी के लिए ये पॉसिबल नहीं रह चुका है। ठीक है, देन प्रिजर्वेशन के अंदर जो डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस हैं, electronic materials disappear when they go offline.
अगर लाइब्रेरी कोई मटेरियल सब्सक्राइब करती है इलेक्ट्रॉनिकली, तो वो उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो कितने सालों के लिए वहाँ इलेक्ट्रॉनिकली डेटाबेस पे अंदर मौजूद रहेंगे, क्योंकि डेटाबेसेस जो है दुनिया के अंदर फ्रीक्वेंटली तब्दील होती रहते हैं। फ्रीक्वेंटली वेब एड्रेसेस, वेब डोमेन जो है चेंज होती रहती है। पब्लिशर्स या जो डेटाबेस के ओनर्स हैं वो बार बार अपने सिस्टम्स को अपग्रेड कराते रहते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल जो होता है वो उसकी सब्सक्रिप्शन करना ज्यादा अरसे तक जो है वो पायदार नहीं होती। The supersede softwares and file formats are not supported। कि ये डे बाय डे टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेंशन आती रहती हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, फाइलिंग के फॉर्मेट्स टेक्नोलॉजी के अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपग्रेड होते रहते हैं। तो इसलिए डिजिटल रिपोजिटरीज की सिलेक्शन करने के लिए इस चीज को भी देखा जाता है कि आपने पुराने फाइलों को भी, नए फाइलों को भी, आने वाली फाइलों को भी आपने अपने सिस्टम के अंदर महफूज करके रखना है। Then magnetic storage media have a limit lifespan of 10 years or less। अब ये भी मसला होता है कि जो हार्ड डिस्क वगैरह होती हैं, जो सीडीज रोम होती हैं, उनके जो मैग्नेटिक स्टोरेज होते हैं उनकी भी एक लाइफ स्पेन होता है, वो भी ज्यादा साल हमेशा के लिए आप उस पर डेटा को प्रिजर्व नहीं कर सकते। आपकी यूएसबी है या आपकी सीडी है, 5 साल 6 साल के बाद अगर आपको इसे रखेंगे तो वो आपको खत्म खराब हो जाएगी, वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो डिजिटल प्रिजर्वेशन में मैग्नेटिक स्टोरेज की एक लाइफ स्पेन होती है जहां तक आप अपने मटेरियल को उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। The materials are being created in an expanding rates। Then when library do not continue their subscription to electronic resources, they lose access to the materials में। ठीक है, तो ये इन्हीं क्राइसिस को मद्देनजर रखते हुए लाइब्रेरियां अपने लिए डिजिटल रिपोजिटरीज के पैकेजेस की सिलेक्शन करती है ताकि ये सारे चैलेंजेस, जो सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व हो सके बिफोर सिलेक्टिंग या बिफोर चूजिंग एनी रिपोजिटरी आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब के पेजेस जो हैं आज हैं कल नहीं होंगे, मतलब कि उनकी एड्रेसेस जो हैं वो फ्रीक्वेंटली तब्दील होती रहती है। देन द कास्ट ऑफ रिसर्च, के पब्लिक पे फॉर रिसर्च multiple times by paying for salary and benefit for research and support staff, labs, equipment, material and overhead projectors, research funding, grants, publication fees, publishers, research। ठीक है, ये सारी चीजें जो है रिसर्च के अंदर एक किस्म की हैवी कास्ट इन्वॉल्व आती है आजकल। मोस्टली साइंस की फील्ड के अंदर कोई भी रिसर्चर्स जो है जब रिसर्च करता है तो उसको रिसर्च करते वक्त काफी किस्म की फंडिंग रिक्वायर होती है। इसलिए ये रिसर्च का प्रोसीजर जो है साइंस की फील्ड के अंदर डेवलप कंट्रीज में बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। अंडर डेवलप कंट्रीज के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो इतनी फास्ट नहीं है बिकॉज ऑफ द फंडिंग, के रिसर्च करने में काफी इन्वॉल्व होते हैं, पैसे लगते हैं। तो इन्हीं सब रीजंस ने, इन्हीं सब क्राइसिस ने जो है दुनिया के अंदर ओपन एक्सेस मूवमेंट्स को राइज किया। दुनिया के अंदर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स बनाए गए ताकि इन इश्यूज को, इन प्रॉब्लम्स को किसी हद तक हम फेस कर सकें। इन्हीं इश्यूज को रहते हुए हम अपनी रिक्वायरमेंट्स या अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकें। फिर लोगों ने डिजिटल आर्काइव्स बनाने शुरू कर दिए, एक प्लेटफॉर्म देना लोगों को शुरू कर दिया, और साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है दुनिया के अंदर इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ठीक है, दुनिया के अंदर 7G टेक्नोलॉजीज आ चुकी है, मतलब साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इंटरनेट की स्पीड, इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो लोग बढ़ाते जा रहे हैं ताकि जितनी तादाद में इंफॉर्मेशन डिजिटली प्रिजर्व हो रही है वो उसके ये कम्युनिकेशन के पाथ, कम्युनिकेशन के मीडियम जो है वो भी ब्रॉडर करते जा रहे हैं ताकि आसानी हो इंफॉर्मेशन को मैनेज करने में या उसको जो है चलाने के अंदर। ठीक है, तो जितने ये क्राइसिस दुनिया के अंदर पब्लिकेशंस के अंदर डेवलप हुए हैं, तो इन क्राइसिस को फेस करने के लिए भी दुनिया ने मुख्तलिफ किस्म के एफर्ट्स लिए हुए हैं। ये ओपन सोर्स एक्स मूवमेंट्स दुनिया के अंदर आ चुकी है, मुख्तलिफ ऐसे सॉफ्टवेयर आपको फ्री अवेलेबल हैं
मुख्तलिफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, यूटिलिटी टूल्स अवेलेबल हैं, जिनको इस्तेमाल करते हुए आप अपने डिजिटल रिपोजिटरीज के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। डिजिटल आर्काइव्स डेवलप हो चुके हैं, साइबर स्पेस। ठीक है, इनके मकसद सिर्फ ये होता है कि लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन, अपने कल्चरल हेरिटेजेस की, अपने इन्वेंशंस की, अपने रिसर्च की, ताकि आप हमेशा के लिए उनको अपने पास प्रिजर्व रख सकें, ताकि आने वाली नस्लें उनके बारे में जान सकें। The widest possibility access to research and scholarship, के रिसर्च को और पब्लिकेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चर्स तक फैलाना, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज की रेस्पेक्ट करना, कॉपीराइट को प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना, ये मकसद होता है डिजिटल लाइब्रेरीज को या डिजिटल प्रिजर्वेशन को बनाने के लिए। ठीक है ना, इन्हीं मकसद गोल्स को अचीव करने के लिए हम दुनिया के अंदर डिजिटल रिपोजिटरीज बनाते हैं, लाइब्रेरीज बनाते हैं, ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को ज़्यादा तो हमेशा के लिए किसी महफूज जगह पर महफूज रख सकें, उसको ज़्यादा लोगों तक उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, और दूसरों की प्रॉपर्टीज को रेस्पेक्ट दे सकें, ताकि वो अपनी रॉयल्टीज लेते रह सकें। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को, इन सब स्टेप्स को चलाने के लिए जो बेसिक टूल्स हैं, जिनकी बदौलत हम डिजिटल लाइब्रेरी बना पाते हैं, डिजिटल रिपोजिटरी डेवलप कर पाते हैं, उनके अंदर एक तो ये कि ओपन एक्सेस आर्काइव्स रिपोजिटरीज, के मुख्तलिफ से रिपोजिटरीज के सॉफ्टवेयर हैं, डेटाबेसेस ऑलरेडी बने हुए हैं, पब्लिशर्स ने और वेंडर्स ने अपनी अपनी डिजिटल रिपोजिटरीज बनाई हुई है, जिसको सिर्फ हम यूज करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहां से रिट्रीव करते हैं, जिसे कहते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस। क्योंकि दुनिया के अंदर ये ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्रीन टेक्नोलॉजी, के पेपर को कम से कम यूज करना है, पेपर को कम से कम इस्तेमाल करना है, ताकि ऑक्सीजन दुनिया के अंदर बरकरार रह सके, कम से कम दरख्त जो है वो यूज हो, ताकि ऑक्सीजन दुनिया के अंदर जो है जिंदा रहने के लिए चाहिए, उसकी तादाद कम ना हो सके। तो उसे कहते हैं ग्रीन ओपन एक्सेस का कॉन्सेप्ट। 1980s के बाद जो है ये वेव चली है कि लोगों ने कम से कम किताबें या ई डॉक्यूमेंट्स को जो है पब्लिश करना शुरू कर दिया इलेक्ट्रॉनिकली, ज़्यादा तादाद में किताबें पब्लिश होती हैं। देन ओपन एक्सेस जर्नल्स जो है आजकल आपको मिलेंगे हर फॉर्मेट में, हर फील्ड में। ज़्यादा तौर पर जितने भी जर्नल्स हैं, जितने भी पब्लिकेशंस हैं, वो सारे आपको ई जर्नल्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में ही मिलेंगे। प्रिंट फॉर्मेट में इनका कॉन्सेप्ट तकरीबन ख़त्म हो चुका है, या तकरीबन लिमिट हो चुका है विद इन इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आजकल जितने भी रिसर्च जर्नल्स हैं, किसी भी फील्ड्स के हो, वो मोस्टली आपको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स के अंदर ही मिलते हैं। प्रिंट फॉर्मेट्स में मिलते हैं तो सिर्फ उसी इदारे के दरमियान आपको मिलेंगे, बाकी दूसरे इदारों पर आपको रिसर्च जर्नल्स वगैरह नहीं मिलते। हर पब्लिशर्स ने, हर यूनिवर्सिटीज ने अपने रिसर्च जर्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक रिपोजिटरीज का ही सहारा लिया है, जिसे कहते हैं गोल्ड ओपन एक्सेस। किताबें हमें प्रिंट फॉर्मेट्स में मिलती हैं ज़्यादा तौर पर, लेकिन ई जर्नल्स जो है हमें ज़्यादा तौर पर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स के अंदर ही मिलते हैं। तो ये क्या है कि दीज आर प्राइमरी व्हीकल्स व्हिच आर essential to choose and manage the digital repositories softwares, कि डिजिटल लाइब्रेरीज के सॉफ्टवेयर्स बनाने के, चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमेशा हमारे पास पहले से ही जो है ये टूल्स दुनिया में अवेलेबल है, जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपने डिजिटल रिपोजिटरीज कर सकते हैं डेवलप। ठीक है, अब रिपोजिटरीज क्या है ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज बनाने के लिए, कि जब भी आप कोई डिजिटल लाइब्रेरी बनाएंगे या डिजिटल रिपोजिटरीज बनाएंगे, तो उसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो सबसे पहले यू नीड अ पैकेज। आपको एक पैकेज चाहिए, मतलब एक सॉफ्टवेयर चाहिए, एक टूल चाहिए, एक यूटिलिटी प्रोग्राम चाहिए, जिसके मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकें, मैनेज कर सकें, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें।
तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके पास यू नीड अ पैकेज, देन यू नीड अ कंटेंट्स। कंटेंट्स मतलब आपके पास मटेरियल होना चाहिए, जो मटेरियल जिसमें जो आप डिजिटल रिपोजिटरी में रखें, कि आपके पास ई जर्नल्स हो, ई बुक्स हो, ई थीसिस हो, ई फोटोग्राफ्स हो, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में होने चाहिए, जिसको आप अपने रिपोजिटरीज में महफूज रख सकें। थर्ड रिक्वायरमेंट्स, यू नीड अ टेक्निकल सपोर्ट। आपको इंटरनेट की सर्विस चाहिए, नेटवर्किंग की सर्विस चाहिए, आपके पास इसको स्कैनर्स चाहिए, आपको क्या कहते हैं कि डिजिटलाइजेशन के टूल्स चाहिए, कि आपको ये टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने रिपोजिटरीज डेवलप करने के लिए, मटेरियल को डिजिटलाइज कराने के लिए। देन फाइनली यू नीड अ रिपोजिटरी मैनेजर, मतलब आपको वो बंदे चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, स्टाफ चाहिए, जो इन सॉफ्टवेयर्स को चला सके, इन सॉफ्टवेयर्स को मैनेज कर सके, इन सॉफ्टवेयर को जो है वो यूज कर सके। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट्स है आपकी ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज या डिजिटल रिपोजिटरीज बनाने के लिए, कि पैकेज चाहिए, कंटेंट्स चाहिए, रिक्वायरमेंट्स चाहिए टेक्निकल, एंड देन यू नीड ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, फिर ओपन एक्सेस के बारे में ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओपन एक्सेस कैन बी डिफाइंड एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर फॉर व्हिच ह्यूमन रीडेबल सोर्स कोड इज मेड अवेलेबल अंडर कॉपीराइट लाइसेंस, जिसे ओएसएस कहते हैं। ठीक है, तो दुनिया के अंदर ये ओएसआई की इनिशिएटिव लिए गए थे ओपन एक्सेस रिसोर्सेज को दुनिया में फैलाने के लिए। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा रिव्यू है कि फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होती है, सोर्स कोड फ्री होता है, ड्राइव वर्क होता है, दे इंटीग्रेटेड ऑथर सोर्स कोड, ये सारी चीजें। ठीक है, मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ जो हमने प्रीवियस लेक्चर से पढ़ी थी अबाउट द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस तरीके से तेजी से बढ़े, इसके कुछ रीजंस ये हैं कि कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, कंप्यूटर की कॉस्ट क्या कहते हैं श्रिंक होती जा रही है, कम्युनिटी कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर, सोर्स कोड की अवेलेबिलिटी होती है, तो फिर लोग जो है फ्रीली अपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करते हैं, अपग्रेड करते रहते हैं। फ्री एक्सेस एंड गुड लेवल ऑफ फंक्शनलिटी, उसकी फंक्शनलिटी जो है वो ट्रंक की सॉफ्टवेयर से या कमर्शियल सॉफ्टवेयर से बेहतर होती है, तभी लोग जो है ओपन सोर्स के पीछे भागते हैं, इसी को डेवलप करते हैं, इसी को यूज करते हैं अपने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। ठीक है जी, तो ये भी हमने पिछले लेक्चर्स में ये पढ़ा था कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर किस तरीके से दुनिया में फैलते गए, आगे चलते गए। ठीक है, तो डिजिटल लाइब्रेरीज के एंड आर्काइव्स के जो पैकेजेस हैं, दे फैसिलिटेट क्रिएशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मल्टीमीडिया digital contents and collection, and provide search, retrieval and their information services or computer networks and other electronic media। तो जितने भी डिजिटल लाइब्रेरीज के जो पैकेजेस हैं या जो सॉफ्टवेयर के लिए, ये सॉफ्टवेयर जो है इसी पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, हम यूज करते हैं, कि ताकि हम अपने डिजिटल कंटेंट्स बना सकें, ऑर्गेनाइज कर सकें, उनको मैनेज कर सकें, उनको कलेक्ट कर सकें, सर्च रिट्रीव कर सकें कंप्यूटर नेटवर्क्स पर या दूसरे किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, जिसमें आपकी हेल्प होती है। तो इसी डिजिटल रिपोजिटरी आर्काइव्स ने हमें हेल्प की ओपन एक्सेस मूवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, कि लोग डिपोजिटरीज बनाते गए, फिर उसको चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए नए नए जो है वो आपके यूटिलिटी टूल्स या ओपन एक्सेस मूवमेंट्स आती चली गई। अब इनको इवॉल्व करने की नीड्स क्यों होती है? ठीक है, with the availability of the many digital library packages, it's now very tough for the librarians and repository managers to decide one of these। तो there's a high need of evaluation, कि काफी तादाद में मुख्तलिफ किस्म के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, डिजिटल रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर मार्केट्स में डेवलप हो चुके हैं, अवेलेबल हो चुके हैं। तो अब लाइब्रेरियन के लिए या रिपोजिटरी मैनेजर्स के लिए ये काफी मुश्किल हो चुका है कि इनमें से किसी एक की सिलेक्शन कर सके जो उसकी हाई नीड्स के हिसाब से बेहतर हो। किले बेटा समझे बच्चे बेगाल।
It must have a content management system, the content flow, text and multimedia indexing retrieval system. कि उस पैकेजेस में आपके पास कंटेंट्स को मैनेज करने का क्या कहते हैं कि उसको वर्क फ्लो या उसके इंडेक्सिंग रिट्रीवल के टेक्निक्स वगैरह अवेलेबल हो, तभी आप उस चीज को सिलेक्ट करेंगे कि हर किस्म के कंटेंट्स भले पीडीएफ फॉर्मेट में हो, एचटीएमएल फॉर्मेट्स में हो, आपके डॉक फॉर्मेट्स में हो, आपके जिप फॉर्मेट्स में हो, किसी भी फॉर्मेट्स में कंटेंट्स हो, उन कंटेंट्स को आप अपने रिपोजिटरीज के पैकेजेस में आसानी से मैनेज कर सकें, उसको आसानी से उसकी इंडेक्सिंग कर सकें, फिर उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं। देन उसके यूजर इंटरफेस को आप पर्सनलाइजेशन कर सकें, उसकी विजुअलाइजेशन कर सकें, एंड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट्स भी हो। ठीक है, ये यूजर्स के हिसाब से यूजर्स अपनी मर्जी से पर उसका इंटरफेस मॉडिफाई कर सके, उसके अंदर विजुअलाइजेशन हो, हर चीज वाज़ेह तौर पर यूजर को नजर आए, ताकि वो बड़े मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस को बेहतर तरीके से चला सके, यूज कर सके। उसमें अपनी लैंग्वेज के अंदर वेरिएशंस हो कि यूजर अपनी लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सके वहां से। एंड देन यूजर एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल हो कि डिफरेंट किस्म की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेक्स वगैरह दी जाती हैं। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स, प्रिजर्वेशन स्टैंडर्ड सपोर्ट्स, ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग, persistent डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, ये सारे डिजिटल डिपॉजिटरीज के पैकेजेस की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको देखते हुए हम डिजिटल डिपॉजिटरीज के सॉफ्टवेयर की करते हैं सिलेक्शन। कि आपने सिनेम इंस्टॉल करना है, आपने डीएसपीएस करना है, आपने कोवाक इंस्टॉल करना है, आपने ई प्रिंट करना है, जो भी पैकेज आपने जो है सिस्टम में इंस्टॉल करना है, यूज करना है रिपोजिटरी बनाने के लिए, तो इस पैकेजेस के अंदर कम से कम इन सब एक्सपेक्टेशंस का होना लाजमी है कि डॉक्यूमेंट समराइजेशन एंड कैटेगराइजेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, कंप्लेंट विद डिजिटल लाइब्रेरी स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, तो ये मिनिमम एक्सपेक्टेशंस हैं जिनको देखते हुए डिजिटल रिपोजिटरीज के पैकेजेस की जाती है सिलेक्शन। ठीक है, अब इसकी इवोल्यूशन की जाती है सॉफ्टवेयर के बारे में कि यूजर्स कौन होंगे, कौन कौन लाइब्रेरीज को इस्तेमाल करेगा, कैसे करेगा, कौन सी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करेगा, क्यों करेगा, ये की जाती है डिजिटल लाइब्रेरी के फ्रेमवर्क के अंदर उसकी डिजिटल रिपोजिटरी की इवोल्यूशंस में। ठीक, कंटेंट टाइप और टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल होगी। हेलो हेलो हेलो, सच्ची भी आवाज।